फ्रेंड ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। सीडीपी की तैयारी कैसे करें, कौन से टॉपिक पढ़ें, सीडीपी में 30 में से 28 का स्कोर कैसे करें, यह बेसिक टू एडवांस लेवल की ओर कैसे आपका सीडीपी तैयारी होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो सीडीपी में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा कि बाल विकास शास्त्र से आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो सीडीपी हम इस वीडियो में सीडीपी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो यह आपका सब्जेक्ट है कि सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं और आपका ईवीएस में आपका 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं, मैथ में 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं, हिंदी में 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं और संस्कृत में आपको 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं। यह सिर्फ हम सीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपका एग्जाम 150 का होता है, ठीक है, और यह नेगेटिव मार्क का नहीं होता है। तो जिसमें से आपका 90 मार्क्स आपको क्या सीडीपी से ही पूछे जाते हैं और यह बहुत ही वेटेज बहुत हाई होता है सीडीपी का, ठीक है। तो इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। तो देखिए सीडीपी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को चैप्टर वाइज आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर आपको एक एक चैप्टर आपको बताया जाएगा विश्लेषण रूप से। आप देखिए इस वीडियो के अंत तक देखिए। तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। तो खंड का आपका है, ख है और ग है, तीनों से आपको क्वेश्चन भी मिलता है बहुत और आपको पढ़ना भी बहुत सारा टॉपिक है और एक एक टॉपिक को आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे कैसे पढ़ना होता है, किस किस के बारे में आता है, ठीक है। आपको एक एक टॉपिक पर आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाल विकास की अवधारणा अधिगम के साथ उसका संबंध सबसे पहला यही टॉपिक है, जिसमें से आपको बताया जाता है कि ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। यह बालक का क्रम चलता है, एक एक करके क्रम चलता है, इसमें इसी को बताया जाता है, ठीक है। अब अगला है क्या, बालकों के विकास का सिद्धांत। इसमें बालक के विकास के सिद्धांत का पढ़ना होता है, जिसमें आपका होता है क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास की गति एक दर समान नहीं होता है और समान से विशिष्ट की ओर, ठीक है। तो यह विकास के सिद्धांत का बताता है। और अगला टॉपिक है क्या, अनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद है सामाजिकरण और सामाजिक विश्व और बालक, जिसमें शिक्षक अभिभावक मित्रगण से आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो जीन पियाजे, जिसे हम पाइगेट भी कहते हैं, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें से आपका 4 से 5 नंबर इसी से आ जाते हैं, ठीक है। तो यह आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना होता है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, यह पढ़ना होता है और इसी को संज्ञानात्मक विचार को ही संरचनात्मक कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 10 पॉइंट आपको है, तो वो 10 पॉइंट में से कुछ पॉइंट को बता देते हैं कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होता है, बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, ये सब पॉइंट है और इसको आपको याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपका पियाजे ने विकास जो बताए हैं, विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भाग में बांटे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 4 भाग का, तो संवेदीय पेशीय अवस्था होता है, प्राग या पूर्व संज्ञानात्मक होता है, मूर्त या स्थूल होता है, अमूर्त या औपचारिक होता है, ठीक है। तो जिसमें से संवेदीय पेशीय अवस्था के भी 6 आपका भाग में बांटा गया है। यह उप अवस्था है संवेदीय पेशीय गामक अवस्था में, ठीक है। तो अच्छा आपके अवस्था पूछे जाते हैं और आपको आगे पढ़ना है क्या, तो आपको आगे पढ़ना होगा आपका वाइगोस्की के बारे में, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की, जिसे ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिए हैं और इनको संरचनावादी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट है क्या कि वास्तविक विकास किसे कहते हैं, संभाविक विकास किसे कहते हैं, और है समीपस्थ विकास, जिसको हम जेडपीडी कहते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं, स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं, ये सब आपको वो पढ़ना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, कोहलबर्ग के भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कोहलबर्ग में भी आपका यह नैतिकता के 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से तीनों के 2-2 उप अवस्था है, ठीक है। तो यह कोहलबर्ग के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, तो हम लोग अब अगला टॉपिक है बाल केंद्रित, ठीक है। बाल केंद्रित किसे कहा जाता है उसके बारे में हमको पढ़ना होगा।
उसके बाद क्या है, जिसमें से आपका बौद्धिक निर्माण का विवेचन संदर्भ, जिसमें आपको मनोवैज्ञानिक आपको मिलेंगे, बुर्सवर्थ के अनुसार, स्टर्न के अनुसार, ये सब पढ़ना होगा। बुद्धि के प्रकार पढ़ना होगा कि मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये सब आपको टॉपिक आते हैं, जिसमें से आपको बुद्धि के प्रकार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह आपका एक, जिसमें से आपको एकीकरण का सिद्धांत तो उसमें था, तो इसमें क्या है कि आपको देखने को मिलेगा बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें से आपका बुद्धि के कारक सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत पढ़ना होता है, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत पढ़ना होता है, तृतीय बुद्धि कारक सिद्धांत होता है, बहु सिद्धांत होता है, जिसने हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, भाषा बुद्धि, तार्किक बुद्धि, संगीत, स्थायिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, यह सब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, तो उसके बाद आपको पढ़ने के लिए भाषा और चिंतन, जिसमें से आपको भाषा क्या है यह हिंदी के में भी आता है, और चिंतन आपको पढ़ना होगा। तो चिंतन कितने प्रकार के होते हैं यह पूछा जाता है, और यह आपको पढ़ना भी है, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, और तर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो तर्क आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक है आगमन तर्क और एक है निगमन तर्क। और चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, तो यह आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसारी होता है, और एक सृजनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, समाज निर्माण, जिसमें समाज में निर्माण कैसे होता है, लिंग पूर्वाग्रह पढ़ते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। तो यह सब आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना होगा, और आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएगा हमारा, जो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा चित्र में। ठीक है, तो अब अगला है क्या आपको, अब अगला है मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, और यह लास्ट और अंतिम है खंड क। ठीक है, तो मूल्यांकन के बारे में पढ़ना होगा कि मूल्यांकन है क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होता है। इसमें से आपको और भी पढ़ना है, जिसमें मूल्यांकन जो भी है वो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, अधिगम का मूल्यांकन हो, अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के प्रकार भी पूछे जाते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। और उसके बाद आपका है क्या, तो उसके बाद आपका है एक कुछ पॉइंट भी इसमें घटनावृत्ति के पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें संचित अभिलेखक के पत्र, आत्म प्रतिवेदन क्या है, निर्धारण मापनी क्या है, तो ये सब आपको पोर्टफोलियो क्या है, ये भी आपको बहुत ही बार क्वेश्चन में आते रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपको खंड ख, लास्ट क्या है, लास्ट नहीं, इसके बाद एक खंड और है ग है। ठीक है, तो खंड ख में आपको पढ़ना होगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, विशेष अवस्था वाले बालक किसे कहते हैं। तो विशेष अवस्था वाले बालक के 4 प्रकार होते हैं, तो बौद्धिक रूप से असाधारण बालक, शारीरिक रूप से असाधारण बालक, सामाजिक रूप से असाधारण बालक, संवेगात्मक रूप से असाधारण बालक। जिसमें बौद्धिक रूप से आपको वो भी उनके प्रकार होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से भी 4 प्रकार होते हैं, सामाजिक रूप से भी आपको 4 प्रकार के मिल जाते हैं, और संवेगात्मक रूप से तीन प्रकार के होते हैं, और सामाजिक रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है क्या, कठिनाइयों के बारे में पढ़ना होता है, मीन्स अधिगम संबंधी कठिनाइयों। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, तो इसमें आपको वो डिस्ग्राफिया के बारे में होता है, डिसकैलकुलिया के बारे में पढ़ना है, डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ना है, डिसमोर्फिया के बारे में, डिसमिथिया, बुलिमिया, डिसमोर्फिया, डिसमिथिया, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो अगला अब हम लोग देख लेते हैं, तो यह आपका ग है। ठीक है, तो यह आपका ग, और इससे भी आपको क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं, जिस तरह से जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में पूछे जाते हैं, इससे भी आपको अधिगम और अध्यापन से पूछे जाते हैं। और यह आपका लास्ट है ग, जिसमें से क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अधिगम क्या है, यह अधिगम इसकी विशेषताएं क्या है, अधिगम है क्या, तो अधिगम मीन्स होता है सीखना, और सीखने का अर्थ क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहा जाता है। तो यह सब आपको पॉइंट है, आपको याद रखना होगा कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है, व्यवहार में बदलाव होता है, कार्य करने के तरीके में बदलाव होता है। और हमारा ई बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या खरीद सकते हैं, या आप किसी का कोर्स भी खरीद सकते हैं। आपको जहाँ भी अच्छा लगता है आप CDP
CDP बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे आपको वो क्या होगा कि आपको CDP में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा किसी भी इस शिक्षक भर्ती के लिए आपको निकालने के लिए। और CDP बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर भी होता है और CDP में आपको अच्छे मार्क्स भी लाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखते हैं कि सीखने की प्रभावशाली विधियाँ क्या क्या है। तो करके सीखना है, निरीक्षण करके सीखना है, परीक्षण करके सीखना है, सीखना व परिपक्वन में अंतर क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी होगा। फिर सीखने के नियम क्या है, तो उसी बेल के द्वारा सीखने के नियम 4 प्रकार के बताए गए हैं। अन्वेषण द्वारा, अभिग्रहण द्वारा, अर्थपूर्ण द्वारा, रटकर सीखना। तो ये सब आपको सीखने के नियम बताए गए हैं और गेगने के अनुसार भी है। यह 8 प्रकार के बताया गया है, जिसमें से है पहला सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना, सरल श्रृंखला द्वारा सीखना, शाब्दिक सहचर द्वारा सीखना, विभेदीकरण द्वारा सीखना, संप्रत्यय द्वारा सीखना, नियम द्वारा सीखना, समस्या समाधान द्वारा सीखना। तो यह सब सीखने के नियम बताए गए हैं जो आपको याद करना होगा। उसके बाद है बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, इसके बारे में है। तो इसको में पॉइंट आपको याद रखना है कि तर्क के आधार पर सोचते हैं, अनुभव के आधार पर सोचते हैं, रुचि और जिज्ञासु के आधार पर सोचते हैं। तो यह कुछ पॉइंट भी आपको याद करना होगा। उसके बाद है क्या आपको कि बालक कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट है। और सीखने के और भी नियम है, जैसे में आपका थॉर्नडाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य नियम लेके आए हैं, जो 2 प्रकार के नियम होते हैं। एक मुख्य नियम होता है, एक सहायक नियम होता है। सहायक मुख्य नियम के 3 प्रकार के होते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। और यह सहायक नियम 5 प्रकार के होते हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्प्रबलता का नियम, अनुरूपता का नियम, साहचर्यात्मकता का नियम, और या इसी को स्थानांतरण का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक को आपको ध्यान में रखना होगा, तब आपके CDP बहुत ही अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। जिसमें से ये कुछ अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें से व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, ज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत बताया गया है। जिसमें से आपको कौन कौन से आते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत में, तो थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव तथा स्किनर यह आते हैं किसमें, तो यह व्यवहारवादी में आते हैं। और ज्ञानात्मक में क्या कौन कौन आते हैं, तो यह आते हैं कोहलर का सिद्धांत आता है, बर्गमन का सिद्धांत आता है, लेविन का सिद्धांत आता है, यह ज्ञानात्मक में आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्किनर के बारे में पढ़ना होगा, जो चूहा का प्रयोग किए थे, कबूतर पर प्रयोग किए थे, पावलोव जो कुत्ता पर प्रयोग किए थे। तो यह सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है क्या थॉर्नडाइक का प्रयोग का नियम है, जिसमें प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत है। तो यह सब प्रयोग है, जो प्रयोग ने इसने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो यह आपको पढ़ना है और CDP आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद है JB वाटसन का प्रयोग है, जिसमें अपने ही पुत्र अल्बर्ट के द्वारा पुत्र पर प्रयोग किए थे। और यह एक डरावनी आवाज़ में निकालना है, और इसमें खरगोश के जैसे नरमी बाल को कोमल को सहलाता है, और यह इसे शास्त्रीय अनुबंधन भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपको पढ़ना होगा। और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसे कहते हैं, गेस्टवादी है, ये सब आपको वो मिल जाएगा। नोट्स भी हमारे है, आप वहाँ से लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर आप हमें जुड़ सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ई बुक के लिए भी आपको वो बनाया जाएगा, जिसमें से आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और अल्बर्ट बंडूरा, जिसमें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है, अल्बर्ट बंडूरा व सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसमें पूरा प्रयोग में बताया गया है। और यह सामाजिक अधिगम का सोपान है, जिसमें आपको 4 प्रकार के बताए गए हैं सामाजिक अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, जिसमें व्यवहार को जानना होता है, व्यवहार का स्मरण करना होता है, स्मृति को क्रिया में बदलना होता है, अनुक्रमित व्यवहार को पुनर्बलन किया जाता है। तो यह 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद है क्या बोध और संवेदनाएं, इसमें बोध क्या है, संज्ञान क्या है, संवेदनाएं क्या है, संवेग की विशेषताएं क्या है, ये सब आपको वो वीडियो में मिल जाएगा। आप हमारे प्लेयर लिस्ट में भी देख सकते हैं, बहुत से वीडियो हमने बनाया भी है। फिर है संवेगों के घटक क्या है, ये आपको पढ़ना है संवेग में। उसके बाद है प्रेरणा, अभिप्रेरणा और अधिगम। प्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, ये आपको पढ़ना है। अभिप्रेरणा के मुख्य रूप होते हैं, एक है अभिप्रेरणा आंतरिक,
अभिप्रेरणा या आंतरिक, और एक है प्रारंभिक अभिप्रेरणा, ठीक है। और जैविक में क्या होता है कि बाह्य अभिप्रेरणा, द्वितीय अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है, और मैस्लो के द्वारा पदानुक्रम को इसमें आपको बताया गया कि शारीरिक पहला होता है, उसके बाद रक्षा किया जाता है, उसके बाद सामाजिक आवश्यकता होता है, सम्मान की आवश्यकता होता है, और पांचवा है आत्मसिद्धि का आवश्यकता होता है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तब यह आपको CDP आपको पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में है आपका NCF बहुत ही लंबा चैप्टर है, उसमें से भी आपको अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करना होगा, तब आपको जाके CDP का आप पूरी तरह से आप टॉपिक एक एक करके पढ़िए, और एक एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आप हमसे भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके वीडियो को देख सकते हैं। प्लेयर लिस्ट भी मेरा कुछ वीडियो बना है, आप ईबुक भी ले सकते हैं। ईबुक के लिए भी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं, मिल भी जाएगा आपको ईबुक। और बहुत से आपको बाई कोर्स भी मिलते हैं, आप बाई कोर्स किसी भी चैनल के द्वारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं तो आपको वो फ्री में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक पता होगा तब यह फ्री में आपके लिए बेनिफिट करेगा, और अच्छे तरीके से आपको सर पढ़ाने वाले होंगे तब यह बेनिफिट अच्छी तरह से करेगा, ठीक है। CDP में आपको 90 मार्क्स अब से तो ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन में अब यह CDP और भी आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आपको 90 पहले पूछा जाता था, लेकिन अब यह 110 से या 110 से ऊपर ही CDP का आपका ऑनलाइन में मिलेगा देखने को, ठीक है। यह माना जा रहा है, ठीक है, कि इससे क्योंकि बच्चे के बारे में पढ़ना और बच्चे के बारे में ही आपको बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तब यह आपको CDP के आपका सहायता करेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वह CTET हो या UP टेट हो या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आपको अच्छे तरीके से CDP का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन करना होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।